प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। किसका? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊँगा। ओके, क्योंकि जो नोट्स हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का वो मैंने अपने ऐप पे आपको जो है प्रोवाइड करा दिया है। आई होप कि उस नोट्स को आपने देखा होगा। उस नोट्स को देखने के बाद आपको जो है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपका गेट का एग्ज़ाम हो, ईएसी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम्स हो या अदर स्टेट का एग्ज़ाम्स हो, किसी भी और चीज़ का एग्ज़ाम हो, अगर आपका सिविल ब्रांच है तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। कुछ एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ एग्ज़ाम्स में कुछ कम इम्पोर्टेंस होता है। तो दोनों को देखते हुए हम लोग जो है यहाँ पे कामें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ये स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, मतलब फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे आपका रोलर लगाया हुआ है, यहाँ पे है ना, आप देख सकते हो जी और जे पे। तो इसमें बताना है नेग्लेक्टिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है। द काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर सोन इन द एवर फिगर, है ना। ऊपर का जो ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको जो है बताना है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, है ना, यानी डीसी जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन बात किया जाए तो एक ऐसे रिएक्शन आएगा, एक ऐसे रिएक्शन आएगा और एक रिएक्शन ऐसे आएगा। ओके, यहाँ पे नीचे से साइड में। ओके, यहाँ पे अगर रोलर पे बात किया जाए तो एक सिर्फ नीचे से, यहाँ पे भी एक नीचे से, और यहाँ पे एक मोमेंट भी आपका आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी इज इक्वल टू होता है, अगर डी सी इज इक्वल टू फॉर्मूला बात किया जाए तो इसका होता है 3J माइनस R माइनस N। ठीक, तो यहाँ पे 3J जो है ये जॉइंट्स है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। R जो है नंबर ऑफ रिएक्शन, और N जो है नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, है ना। तो यहाँ पे जॉइंट अगर बात किया जाए तो कितने जॉइंट्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, यानी ज्वाइंट कितना हो गया? तो 11 गुने 3 या 3 गुने 11 भी आप कर सकते हो, माइनस। अब रिएक्शन, रिएक्शन कितना है? तो 3 2 5 6 7 और एक 8। ठीक है, तो रिएक्शन कितना हो गया? तो 8 माइनस। अब नंबर ऑफ इंटेंसिबल मेंबर, इंटेंसिबल मेंबर कितने हैं? तो इंटेंसिबल मेंबर यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट जितना है उतना ही है, आपका 11। तो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा? तो इसको मैं नीचे कैलकुलेट करता हूँ, है ना। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे इसको जो है कैलकुलेट करता हूँ। तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी डी सी इज इक्वल टू 3J माइनस R माइनस M इक्वल टू 3 इंटू 11 माइनस 8 माइनस 11 इज इक्वल टू 14। कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दिया गया है और लिस्ट 2 में जो है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी का जो है यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1
और लिस्ट टू को जो है यहाँ पे मैच करना है। तो प्लेन फ्रेम के लिए जो ds का वैल्यू होता है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अननोन फोर्स माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन। तो प्लेन फ्रेम के लिए आपका होता है 3m प्लस r माइनस 3n, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ठीक है। और स्पेस ट्रस के लिए होता है ds यानी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी, वो होता है m प्लस r माइनस 3n, तो ये हो जाएगा 1। और स्पेस फ्रेम के लिए 6m प्लस r माइनस 6n, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अनुसार देखें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 412। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है आपको बताना है बोथ हिंज एंड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना। डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी टोटल निकालना है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ द प्लेन फ्रेम, है ना। प्लेन फ्रेम आपको यहाँ पे ये दिख रहा है फिगर, यहाँ पे आपका जो है इस पॉइंट पे आपका हिंज लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है निकालना है क्या, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। क्या निकालना है, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, फिगर को यहाँ पे एक ब्रेक कर देंगे, ये मान लो C1 ले लेते हैं, ठीक है। ये मतलब कट किए हैं कर रहे हैं, यहाँ पे एक कट कर दिए, यहाँ पे भी कट कर दिए, तो यहाँ पे ये C2, ये हो गया C3, और यहाँ पे कट कर दिए ये C4, यहाँ पे कट कर दिए C5, यानी 5 गो कट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, ताकि हम लोग जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सके इसलिए, ठीक। अब यहाँ पे कट कर दिए, कट करने के बाद नंबर ऑफ restraint required to make a hinged joint rigid इज इक्वल टू m माइनस n, ठीक। अब यहाँ पे m जो है ये नंबर ऑफ मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, m जो है नंबर ऑफ m माइनस 1 है ना, m माइनस 1, ओके। अब बात किया जाए रिएक्शन का, r डैश से सॉरी, तो r डैश जो कि नंबर ऑफ रिएक्शन है, या r से ही हम लोग नॉर्मली लेकर चल सकते हैं, r इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, कितना हो जाएगा 4 माइनस 1। तो अगर हम लोग डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी अगर बात किया जाए ds, तो ये आपका आ जाएगा 3c माइनस r। तो 3 इंटू सी का वैल्यू कितना था 5, और माइनस r का वैल्यू है यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, तो माइनस 3, तो 8 में से 3 गया, सॉरी 15 में से 3 गया यानी 12, कितना आ गया 12। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टोटल बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बताना है ऑफ प्लेन इन गिवन फिगर। ये जो गिवन फिगर है उसका, ठीक है, जो गिवन फिगर है उसका यहाँ पे जो है आपको बताना है। तो यहाँ पे अगेन ये जो फ्रेम है इसको जो हम लोग ब्रेक करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ब्रेक करेंगे तभी तो हम लोग को पता
चलेगा कि कहाँ पे हम लोगों को कट करने की ज़रूरत है, तो कट यहाँ पे किए। अब यहाँ पे रिएक्शन है ना, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन बात किया जाए तो कट कर रहे हैं 6 और रिएक्शंस हमारा आ रहा है 2। तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, डी एस इज इक्वल टू 3C माइनस आर। तो 3 इंटू 6 माइनस 2 यानी 16। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर ब्रिज ट्रस, है ना। ब्रिज ट्रस में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ब्रिज ट्रस के लिए तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा एम प्लस आर माइनस 2J। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए एम, तो एम जो है नंबर ऑफ मेंबर, आर जो है नंबर ऑफ रिएक्शन और जे जो है नंबर ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहले मेंबर गिनते हैं, ठीक है। तो मेंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ही होना चाहिए ना, एक कहीं पे ज़्यादा गिना गया है क्या? एक बार फिर से मैं इसको गिन लेता हूँ, 1 2 3 4, अच्छा ये गिना गया था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20, है ना। ये 20 हो गया, ठीक है। तो 20 आपका मेंबर जो है आपका कितना है, 20 है। अब रिएक्शन, तो रिएक्शन आपका कितना हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। और उसके बाद ज्वाइंट, अब ज्वाइंट अगर गिनते हैं तो इसको ज्वाइंट भी आप गिन सकते हो, ओके। ज्वाइंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ज्वाइंट कितना है, 10। तो वैल्यू पुट कर देंगे, मेंबर है हमारा 20 प्लस रिएक्शन है 4 माइनस 2 गुने ज्वाइंट है 10। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम। यहाँ पे ये जो बीम दिया गया है इसका आपका जो है इनडिटर्मिनेसी बताना है। तो फॉर स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम इज मेड कैंटिलीवर बाय एडिंग कंस्ट्रेंट एंड रिमूविंग ऑल अदर रिएक्शंस। तो यहाँ पे आपका जो है बात किया जाए तो DSI, है ना, DSI आपका हो जाएगा 1, है ना। इसका कितना हो जाएगा, DSI 1 हो जाएगा, ओके। कैसे होगा DSI 1, तो देखो यहाँ पे ये हिंज है, तो यहाँ पे एक ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट को, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा सपोर्ट के तौर पे इसको जो है रिमूव कर देंगे। तो DS इज इक्वल टू या DSI इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो DS I इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर बी। 7वां नंबर क्वेश्चन, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम। करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बताना है फॉर ए पोर्टेबल फ्रेम, है ना। ये पोर्टेबल फ्रेम है आपका, यहाँ पे ये इस तरीके का है।
यहाँ पे जो है आपका पी लोड लग रहा है, तो पोर्टेबल है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फ्री बॉडी डायग्राम जो है सही आपका दिया गया है। तो यहाँ पे तो 3 रिएक्शन हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा, ठीक। यहाँ पे एक नीचे और एक इधर आएगा, तो वो सही है वहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। एन इनडिटर्मिनेट बिल्डिंग फ्रेम may be converted to determinate one by assuming hinge at both mid height of column and mid of beam। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा जो है ट्रू है ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ए स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, है ना, इनडिटर्मिनेट बीम के लिए। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बीम ओवर हैंग्स ओवर 2 सपोर्ट्स। जो बीम होता है ओवर हैंग करता है ओवर 2 सपोर्ट्स पे। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए, तो अगर स्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए, इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर्स आपका आता है ना यहाँ पे, तो इस केस में DSI जो है आपका 1 होगा। और अगर आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है यानी कैंटिलीवर होता है, तो DSI जो है आपका 2 हो जाएगा। और अगर इस तरीके का आता है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन दिया गया है, तो इसका जो है DSI इक्वल टू 2, हाँ सॉरी, DSI इज इक्वल टू 0 होगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज नॉट इकोनॉमिकल फ्रॉम मटेरियल स्टैंड पॉइंट इन कंपेरिजन टू डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ओके, दूसरा दिया गया है इफ एन रिडंडेंट in a statically indeterminate structure of n degree indeterminacy are removed, the structure will be statically determinate but unstable। ओके, और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है इन द रिजिड फ्रेम एनालिसिस द एक्सियल इफेक्ट आर इग्नोर्ड एज their influence is negligibly small compared to bending and shear effect। तो देखो यहाँ पे बात किया जाए तो जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है इज़ नॉट इकोनॉमिकल, तो भाई ये तो स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा आते हैं, इफ़ एन रिडंडेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इज रिमूव्ड इट बिकम डिटर्मिनेट। तो भाई ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तीसरा है आपका कि इफ द रिजिड फ्रेम एनालिसिस द एक्सियल इफेक्ट आर इग्नोर्ड, है ना, जो एक्सियल इफेक्ट होता है वो किसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, एज देयर इन्फ्लुएंस इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू बेंडिंग एंड शियर इफेक्ट। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ प्लेन फ्रेम के लिए, है ना, ये प्लेन फ्रेम के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो देखो यहाँ पे DSI इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले हमें जो है नंबर ऑफ कट कहाँ करेंगे, तो एक यहाँ पे कट करेंगे, एक यहाँ पे कट करेंगे, एक यहाँ कट करेंगे, तो यहाँ कट करेंगे, 4 कट करेंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस रिएक्शन कितना होगा,
तो 2 रिएक्शंस होंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 2 यानी 10। ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल। कौन सा जो स्ट्रक्चर्स है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेबिलिटी के लिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है स्टेबिलिटी के लिए कि ऑल रिएक्शन शुड नॉट बी कंकरेंट, जितने भी रिएक्शन है वो कंकरेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा, ऑल रिएक्शन शुड नॉट बी पैरेलल, जितने भी रिएक्शन है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसका बात किया जाए तो ये तो स्टेबल है ना, और डिटर्मिनेट भी होगा। ठीक है, डिटर्मिनेट भी होगा। बात किया जाए दूसरा का तो ये भी स्टेबल होगा, है ना, ये भी स्टेबल होगा बट इनडिटर्मिनेट होगा, इनडिटर्मिनेट होगा। ओके, बात किया जाए सी का तो रिएक्शन जो है यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो रिएक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंकरेंट रिएक्शंस देखने को मिलेगा, है ना। तो रिएक्शंस इन कंकरेंट, रिएक्शंस इन कंकरेंट, तो रिएक्शन कंकरेंट है, हेंस अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, अब चौथा का बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखोगे तो जितना भी रिएक्शंस है सारा पैरेलली है ना, तो पैरेलल रिएक्शन है, जो कि ये भी नहीं होना चाहिए। देयरफॉर आप कह सकते हो कि अनस्टेबल है। ठीक है, इसलिए ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि डिटर्मिनेट भी है और स्टेबल भी है। ओके, अगला 13 नंबर क्वेश्चन, आप प्रिज्मेटिक बीम, एक प्रिज्मेटिक बीम है, इज शोन इन फिगर, फिगर में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कंसीडर किया गया स्टेटमेंट, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया गया है, अ स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल है। दूसरा दिया गया है कि बेंडिंग मोमेंट इज 0 एट सपोर्ट, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, एंड इंटरनल हिंज, एंड इंटरनल हिंज। तीसरा है इट्स मैकेनिज्म, है ना, इट इज मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म है, और इट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो देखो करेक्ट कौन है, तो भाई ये स्ट्रक्चर तो अनस्टेबल है बिल्कुल, क्योंकि स्टेबल नहीं है। दूसरा, मोमेंट जो है 0 है सपोर्ट पे, ठीक है, एंड इंटरनल हिंज पे भी, है ना, ये जो इंटरनल हिंज है यहाँ पे भी मोमेंट 0 होगा और यहाँ पे सपोर्ट पे भी। ये मैकेनिज्म है लेकिन ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट नहीं है, है ना, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 जो है आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम, फ्रेम का जो है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रेक कितने भाग में कटोगे, एक ब्रेक आप यहाँ पे करोगे और एक ब्रेक यहाँ पे करोगे, है ना, दो ही तो कट हम लोग करेंगे ना, ताकि ट्री बन सके, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन सके। ओके, तो कट कितना है, यानी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। अब बात आई रिएक्शन की, तो रिएक्शन कितना है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी आपका हो जाएगा 4। ठीक, 4 रिएक्शंस हो जाएगा। तो डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो कि रोलर जो सपोर्ट है उसको जो है रिमूव कर देंगे,
तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वहाँ से भी जो है डिग्री ऑफ DSI यानी डिग्री ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट जो है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें जो है समझ में आई हो। और अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, है ना। डेफिनेटली आपकी जो है प्रॉपर हेल्प की जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल सके। थैंक यू।